हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @Lakshmi24 क्लासेस पर। और हम भौतिक भूगोल के अगली कड़ी में आ चुके हैं, जहां हमारा चैप्टर का नाम है महाद्वीप एवं प्रमुख प्रायद्वीप भूपटल के विभिन्न उच्चावच। इस चैप्टर के आज हम तीसरा क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले 2 क्लास कराए जा चुके हैं, तो इस क्लास में आने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि आप पहले के 2 क्लास जरूर देखें, तो आप बेहतरीन ढंग से इस चैप्टर को समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो हम लोग जो है महाद्वीपीय एवं प्रमुख प्रायद्वीपीय भूपटल के विभिन्न उच्चावच में पर्वत के निर्माण के बारे में पढ़ चुके हैं, पर्वत के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं, पठार के निर्माण और पठार के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। और कुछ जो इसमें बचा रह गया हिस्सा वो है मैदान, मरुस्थल, द्वीप, जल संधियां, झील, नदी, अपवाह तंत्र। तो आज इस क्लास में हम लोग 2 सेगमेंट पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का, और वो होगा मैदान और मरुस्थल। तो मैदान और मरुस्थल के बारे में आज पढ़ना है, तो हम लोग शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले मैदान के एक सिंपल परिभाषा होता है जो हमें समझने की सबसे पहले जरूरत है। मैदान किसे कहते हैं? मैदान जो है अपेक्षाकृत पठारों से निम्न स्तर की भूमि होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन के रूप में आप देख सकते हैं, अपेक्षाकृत निम्न तथा समतल भूमि होता है, इसमें ढाल न्यूनतम होती है। तो मैदानों की ढाल जो है पठार के तुलना में न्यूनतम होती है, और यहाँ नदियों का प्रवाह बहुत कम होती है और ना के बराबर होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर नदियों का प्रवाह कम है इस क्षेत्र में, तो नदी अपने निक्षेपों से भी इस प्रकार के मैदान के निर्माण करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। मैदान के प्रकार। मैदान के प्रकार में सबसे फर्स्ट जो है वो पटल विरूपणी मैदान। मैदान के प्रकार में क्या है? पटल विरूपणी मैदान। डायस्ट्रॉपिक प्लेन, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डायस्ट्रॉपिक प्लेन। तो ये पटल विरूपणी मैदान किसे कहते हैं? पर्वत निर्माण के समय भूसन्नतियों के किनारे पर वलन पड़ने से बीच का भाग अप्रवाहित हो जाता है तथा यह मैदान का रूप ले लेता है। इसको समझना इतना आसान काम नहीं है, तो इसे हम सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, पर्वत निर्माण के समय भूसन्नतियों, तो जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस टर्म को, भूसन्नति। ये भूसन्नति क्या है? तो पहले हम भूसन्नति को समझते हैं, फिर से पटल विरूपणी मैदान के परिभाषा को अच्छे से समझेंगे। तो भूसन्नति, जियोसिंक्लाइन, पुरानी भू आकृति विज्ञान की एक संकल्पना है। ठीक है, ये लंबे, सकरे और छिछले सागर के तली में अवसादीकरण के कारण तली में धसाव होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो है लंबे, सकरे और छिछले महासागर के तली में धसाव के कारण क्या होता है, उसमें अवसाद का निक्षेप हो जाता है। ठीक है, और वो जैसे, और इसके बारे में जो सबसे पहले अवधारणा जिनके मन में आया था वो है जेम्स हॉल और जेम्स डी डानासी। तो इसीलिए जो भूसन्नति है, भूसन्नति का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो जेम्स हॉल और जेम्स डी डाना ने दिया था। ठीक, अब चलते हैं हॉल के अनुसार, देखते हैं कि वो भूसन्नति को कैसे परिभाषित करते हैं। इससे पहले दोस्तों बता दें आप लोगों को कि जो ये भूसन्नति का सिद्धांत है, ये वलित पर्वत के निर्माण को लेकर है। हालांकि अब तो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत आ चुका है, या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आने के बाद इस सिद्धांत का महत्व कम हो चुका है, और ये प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के पहले का सिद्धांत है, जिसमें एक वलित पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है इस पे एक सिद्धांत या थ्योरी बनाई गई थी।
तो इसमें जो है हॉल हॉल इनके अनुसार वलित पर्वत के अवसाद का निक्षेप छिछले सागर में हुआ है, जिससे ये भाग धंस गया। इनके अनुसार, हॉल के अनुसार कहने का मतलब ये है कि अगर हम छिछले पानी में, जैसे मान लेते हैं ये मेरा समुद्री है इलाका, ये तटीय है, ये तट है हमारा समुद्र तट, और ये हमारा क्या है, यहाँ पे थोड़ा छिछला पानी और सकरा जगह है, और यहाँ क्या है कि यहाँ अवसाद का निक्षेप हो रहा है। इन अवसादों के निक्षेप के कारण ये भाग धंसता चला जा रहा है। ये भाग जो है तली वाला भाग, ये क्या हो रहा है, इसमें डिप्रेशन हो रहा है, धंस रहा है अंदर के तरफ। तो यही चीज यहाँ बोल रहा है, कौन, किसके द्वारा बोला जा रहा है, हॉल के द्वारा बोला जा रहा है कि पर्वत के अवसाद का निक्षेप छिछले सागर में हुआ है, जिससे ये भाग धंस गया है। तो यहाँ पे अगर हम ये दोनों, जो एक पर्वत है यहाँ और इन पर्वतों का निक्षेप जो है वो कहाँ है, तो ये छिछले सागर में, और जिसके वजह से ये क्या हो रहा है, धंसता चला जा रहा है। ठीक है, ये धंस रहा है नीचे की तरफ। ये किनका मानना है, तो ये हॉल का मानना है। अब देखते हैं कोबर साहब इसके बारे में क्या कहते हैं। कोबर साहब भूसन्नति के लेकर क्या कहते हैं, तो ये बताते हैं, पर्वत निर्माण की पहली प्रक्रिया भूसन्नति से शुरू होती है। ठीक, भूसन्नति से शुरू होती है। इनका कहने का मतलब है कि जो पर्वत का निर्माण शुरू होता है वो भूसन्नति से होता है, भूसन्नति प्रक्रिया से ही शुरू होता है, जहाँ क्या होता है कि एक डिप्रेशन बनता है छिछले पानी में, सागरीय छिछले पानी में एक डिप्रेशन बनता है। ठीक, मतलब गड्ढा बन जाता है, जहाँ पर्वतों का निक्षेप जाके जमा हो जाने के बाद उस पर दबाव पड़ने के कारण वो और ज्यादा नीचे की तरफ धंसता है। तो देखिए ये क्या बताना चाह रहे हैं, इसको आप ध्यान से समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे। इनके कहने का मतलब है कि पर्वत निर्माण की पहली प्रक्रिया भूसन्नति से शुरू होती है या भूमि के संकुचन से शुरू होती है, भूमि का संकुचन से शुरू होती है। तो ये जो है दिखाने की कोशिश किए हैं हम यहाँ पे कि ये संकुचन कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं, ये मान लेते हैं हमारा स्थल मंडल है, ठीक है, ये स्थल मंडल, और ये भूसन्नति दिख रहा होगा, ये संकुचित वाला पार्ट है, और ये जो है इसको अग्रदेश कहते हैं। अग्रदेश, कोबर साहब इसको क्या कहते हैं, अग्रदेश, क्योंकि जब ये बीच वाला भाग, तली वाला भाग नीचे धंस रहा है, क्यों धंस रहा है, तो क्योंकि इसमें अवसाद है, इन अवसादों की वजह से नीचे धंस रहा है। तो ये दो भाग ऊपर की तरफ है, ऊपर खड़ा दिख रहा होगा इसकी अपेक्षा, ठीक है। तो ये जो खड़ा वाला भाग है उसको कहते हैं अग्रदेश। क्या कहते हैं, अग्रदेश, या उसी को कह रहे हैं फोरलैंड। तो आगे फिर आते हैं कि अवसादीकरण की बात करते हैं। ये कि अवसादीकरण क्या है, तो अवसादीकरण मतलब कि नदियों के द्वारा या पर्वतों का अवसाद इस कमजोर हिस्से में या छिछले हिस्से में क्या होता है, भराव होता है अवसादों का, जिससे ये हिस्सा और नीचे की तरफ दब जाता है। इसको हम दूसरे डायग्राम में यहाँ दिखाए हुए हैं कि और नीचे दबने के कारण क्या होता है कि अवसाद का भार इस पे बढ़ता चला जाता है। दोनों जो अग्रदेश हैं, मतलब ये अग्रदेश या फोरलैंड, ये दोनों जगह पे दिख रहा होगा फोरलैंड, वो दूसरे के करीब आने लगते हैं। ठीक, कहने का मतलब फोरलैंड आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे धसा हुआ हिस्सा है, धसा हुआ, ये नीचे है, ये धसा हुआ हिस्सा। अब इसमें जो इस हिस्से में निक्षेप जमा होगा, तो निक्षेप जमा होने के कारण यहाँ पे ज्यादा बल लग रहा होगा। बल लगने के बाद क्या होगा, ये भाग जो है दोनों ये संकुचित होने लगेंगे। क्यों, बीच में तो अवसाद है। इसको अच्छे से समझिए एक बार और। जैसे कि ये मेरा हाथ है और ये बीच वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे, तो इस वाले बीच वाले हिस्से पे जब ज्यादा जोर पड़ेगा तो ये दोनों ऊपर वाले हिस्से क्या होंगे, संकुचित होंगे। तो इसके बीच के जो अवसाद होगा, ये संकुचन के कारण, मतलब दोनों अग्रदेश के संकुचन के कारण जो इसके अंदर अवसाद है, वो अवसाद क्या हो जाएंगे, इनके मान लेते हैं हमारे ये दोनों हाथ के बीच में कुछ भरा हुआ है। अब क्या हुआ, ये भरा हुआ है जो वजन यहाँ बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों अग्रदेश हैं, ये दोनों हाथ उठे हुए हैं, ये अग्रदेश हैं। ये अग्रदेश आपस में संकुचित होने लगते हैं और नीचे ये गड्ढा बनता जाता है।
तो इसके अंदर जितनी भी अवसादें हैं, अवसाद ऊपर की तरफ निकलती है। इस पर दाब पड़ने की वजह से क्या होता है कि अवसाद ऊपर की तरफ निकल जाते हैं, और यही अवसाद के ऊपर का उठना ही वलित पर्वत की संकल्पना में कोबर साहब ने लाया था सबसे पहले। और इन्होंने इसी को अवसादीकरण बता दिया। और इसी अवसादीकरण के कारण क्या होता है कि इसके तल में अवतलन होता है, या क्या होता है, सबसिस्टेंस होता है। सबसिस्टेंस मतलब अवसादीकरण के कारण क्या हो गया कि नीचे की तरफ इसके तल में बल लगने की वजह से ये दोनों जो अग्रदेश हैं या फोरलैंड है वो मुड़ जाते हैं। और मुड़ने के बाद जो नेक्स्ट आपको ये दिख रहा होगा, इसमें क्या हो रहा है कि ये वलित हो जाती हैं। ठीक है, और इस तरह से वलित पर्वत के सिद्धांत को कोबर साहब डिफाइन करते हैं। तो और भी देखिए, जो ये कोबर साहब अवसादीकरण की बात करते हैं, ये अवसादीकरण की बात हमारे हिमालय पर्वत को लेकर भी करते हैं। आपको पता है कि हमारी जब ये जो हमारा दो भागों में टूट जाता है जब कैलोडियन हलचल के समय, एक तो सबसे पहली बात कि ये हमारा पूरा अर्थ है, एक समय था जब पूरे भूभाग एक जगह थे और पूरे ये पानी वाला भाग अलग अलग थे। लेकिन कैलोडियन हलचल आने के बाद ये, अब इससे पहले भी क्लास में मैंने करा दिया है कि जो ये भाग है, ये भूभाग है, भूमि वाला भाग, इसको पेंजिया कहा जाता है। इसको कहा जाता था पेंजिया। और ये पानी वाला जो भाग है ये है पेंथालासा। तो आप इसको नोट कर लेंगे, पेंजिया और पेंथालासा। तो कैलोडियन हलचल आने के बाद ये दो भागों में टूट जाता है। एक होता है अंगारा लैंड, देखते रहिएगा नेक्स्ट डायग्राम जो हम बना रहे हैं। तो क्या हुआ कि पहला तो हम ये डायग्राम बना रहे हैं जहां ये एक साथ है, जो कि पेंजिया का निर्माण करता है, और पेंजिया के बाद ये वाला भाग जो है वो पेंथालासा है। नेक्स्ट क्या हुआ कि ये भाग जो भूभाग है ये टूट जाता है, और टूट के दो भागों में मुख्यतः बट जाते हैं ये। और इसके बीच में क्या होता है, एक टैथिस सागर का निर्माण हो जाता है। मतलब ऊपर वाला भाग जो है इसको हम अंगारा लैंड कहेंगे, और नीचे वाला जो भाग था वो गोंडवाना लैंड। तो आप लोग कमेंट करके लिखेंगे कि भारत किसका हिस्सा है, अंगारा का हिस्सा है या गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो समय परिवर्तित होने के साथ साथ इन दोनों का विस्थापन होना शुरू हो जाता है, एक दूसरे के करीब जाना शुरू कर देते हैं। मतलब अंगारा लैंड नीचे की तरफ आता है और गोंडवाना लैंड ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। और इसको जाने के क्रम में यहाँ जो हमारा टैथिस सागर है, तो टैथिस सागर के जो अवसाद हैं वो क्या होते हैं कि अवसाद ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ये दोनों के बीच में, मतलब इनके, आप अच्छे समझिए, इनके और इनके बीच में बल लगने से ये टैथिस सागर के अवसाद ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, आप मेरे हाथ से समझिए कि ये जो है जिसमें माइक पकड़े हुए हैं ये क्या है, ये गोंडवाना लैंड है और ये अंगारा लैंड है, और बीच में इसके टैथिस सागर है। ठीक, तो टैथिस सागर जब ये दोनों आपस में करीब आते हैं तो टैथिस सागर के बीच जो अवसाद है वो अवसाद क्या होता है, वलित हो जाता है। टैथिस सागर का अवसाद जो है इन दोनों को करीब आने की वजह से वलित हो जाता है अवसाद। ठीक है, तो यहाँ से ये हिमालय के बनने की संकल्पना करते हैं, या तो हम कहें तो वलित पर्वत, क्योंकि हिमालय एक वलित पर्वत है। और कोबर साहब इस तरह से इसको बताने की कोशिश करते हैं। तो इस डायग्राम से हम आपको बताने की कोशिश किए हैं कि एक अंगारा लैंड है और एक गोंडवाना लैंड है, और बीच में टैथिस सागर है, और दोनों के बीच कंप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। और इस संकुचन की वजह से टैथिस सागर के जितने भी अवसाद हैं ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और इससे हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ इसको और अच्छे से समझिए कि उत्तर की तरफ कुनलुन माउंटेन, उत्तर की तरफ कुनलुन माउंटेन, और दक्षिण की तरफ हमारा दक्षिण में अगर हम देखें तो हमारा कौन सा है, तो उत्तरी हिमालय। दक्षिण में उत्तरी हिमालय और उत्तर में कुनलुन, और इसके बीच में संकुचन की वजह से क्या होता है कि इसके बीच के अवसाद ऊपर उठते हैं, जिससे तिब्बत का पठार का निर्माण हुआ है। ठीक, और यहाँ पे गंगा और सिंधु मैदान देखने को मिल रहा है। तो ये जो हमारा सपाट जगह आया वो तिब्बत का पठार
उससे क्या हुआ, एक पठार का निर्माण हुआ। ये संकल्पना कोबर साहब देते हैं भूसन्नति या जियो सिंक्लाइन को लेकर के। ठीक है, तो आपको ना ये बात समझ में आ गई होगी कि भूसन्नति क्या है, और भूसन्नति का जो मेन सिद्धांत है वो वलित पर्वत के निर्माण को लेकर के है, जहां हमने आपको वलित पर्वत के निर्माण को लेकर कोबर साहब का आइडिया हिमालय के बारे में भी बताया है किस तरह से, वो हम समझाने की कोशिश की आपको, और उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पटल विरूपणी मैदान के तरफ, और आप यहाँ जो हमने शब्द का प्रयोग किया था भूसन्नति, उसको समझते हुए आगे आप बढ़ सकते हैं। पर्वत निर्माण के समय भूसन्नतियों के किनारे पर अवतलन पड़ने से बीच में, यही अभी हमने आपको बताया था, अवतलन पड़ने से मतलब धंस जाने से। तो इस वजह से हमने पहले आपको भूसन्नति के बारे में बताया कि यह अवतलन पड़ने से मतलब धंस जाने से क्या हो जाता है, इनके बीच का भाग अप्रवाहित हो जाते हैं। मतलब इनके बीच के भाग क्या होते हैं, एक दूसरे, ये और ये दोनों, कहने का मतलब है ये जो अग्रदेश हैं दोनों हमारे, ये फोरलैंड हैं, ये क्या करते हैं, इसको सपाट बना देते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया तिब्बत के पठार में। और वो जो सपाट बनता है इसके बीच में, दो भूभागों के बीच में या दो फोरलैंड के बीच में जो ये सपाट जगह बना, उसी सपाट जगह को हम क्या कहते हैं, पटल विरूपणी मैदान कहते हैं। ये उदाहरण कहाँ का, इसका अगर उदाहरण आपको लेना है तो हंगरी का मैदान इसका बेस्ट उदाहरण है। अब दूसरा, अब तो लग रहा है कि पटल विरूपणी मैदान आप समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने मैदान के अगले भाग में, मैदान के अगले प्रकार में। जो दूसरे प्रकार का मैदान है वो है संप्राय मैदान, या इसको कहते हैं पेनी प्लेन्स। क्या कहते हैं इसको, पेनी प्लेन्स कहते हैं। अब क्या है, इसमें नदियां अपर्दित क्रिया करते हुए अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं, परंतु कहीं कहीं कुछ सैल बच जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अपन समझना थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे कि नदियां अपर्दन क्रिया करते हुए अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं। आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं मतलब देखिए, जब नदियां बहती हैं तो उसके बीच में कई चट्टान ऐसे होते हैं जो अवरोध उत्पन्न कर रहे होते हैं। तो नदियां अपने साथ जब निक्षेप लेके आती हैं और उन चट्टानों के बीच से गुजरती हैं तो निक्षेप को आसपास जमा कर देती हैं। ठीक, तो नदियां जो है हमेशा इस स्थिति में नहीं रह पाती कि अपने अवसादों को तेजी से बहा के ले चले। खास करके मैदानी भागों में नदियों का प्रवाह बहुत धीरे होती है, नदियां बहुत तेजी से कटाव नहीं कर पाती है या अपर्दन की क्रिया तेजी से नहीं कर पाती है। उस क्रम में क्या करती है कि नदियों का तो प्रवाह धीरे है तो वो चट्टानों को भी अपर्दित नहीं कर पाती, तो उन चट्टानों को अपर्दित ना करके अपने साथ लाए हुए अवसादों को उन चट्टानों के आसपास जमा कर देती है, जिससे चट्टानें नीचे की तरफ दब जाती हैं और कुछ कुछ हिस्सा चट्टान का ऊपर दिखता है। ये चीज हमने आपको यहाँ दिखाया है कि यहाँ से नदियां हमारी फ्लो कर रही हैं, आ रही हैं और इन चट्टानों के बीच से गुजर रहे हैं। ये आपको जो ब्लैक मार्क दिख रहा है ये हमारे क्या है, चट्टान के सर ऊपर दिख रहे हैं और चट्टानें नीचे ढक गई हैं। तो एक आधार बनाई, नदियां एक आधार बना ली, इस उतनी ऊंचाई तक एक आधार बनाई जहां से पानी निकल पा रही है, लेकिन इसके नीचे पूरी तरीके से अवसाद भरा हुआ है। और अवसाद, और क्योंकि कुछ कुछ चट्टानें ऊपर दिख रही हैं, इसलिए क्योंकि नदियों का प्रवाह धीरे होने के कारण इन चट्टानों को वो काट नहीं सकी। ठीक, तो ये चट्टानें आपको दिख रही हैं और इसी चट्टान को मोने डनाक कहते हैं। क्या कहते हैं, इन चट्टान, उभरी हुई चट्टानों को, उभरा हुआ भाग को मोने डनाक कहते हैं। मोने डनाक आपको एक जगह और पढ़ाए हैं, इसी सिद्धांत में, भौगोलिक सिद्धांत में ही मैंने आपको पढ़ाया है मोने डनाक के बारे में। तो वो हमने पढ़ाया था ग्राउंड वाटर के प्रवाह के कारण जिन आकृतियों का निर्माण होता है, वहां पे हमने आपको बताया था उसे मोने डनाक कहते हैं। तो इसका उदाहरण कहाँ देखने को मिलेगा, संप्राय मैदान। संप्राय मैदान का उदाहरण आपको मिसिसिपी नदी के बेसिन के ऊपरी भाग का मैदान आप देखेंगे। मिसिसिपी
मिसिसिपी नदी बेसिन के ऊपरी भाग का मैदान जो है इसका उदाहरण है, किसका? समप्राय मैदान का उदाहरण है। भारत में अरावली क्षेत्र में समप्राय मैदान देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बताएंगे कि मिसिसिपी नदी किस देश की नदी है? ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग तीसरे टाइप में मैदान के तीसरा प्रकार, वो है कास्ट मैदान। हमने आपको कास्ट पर्वत पढ़ाया था, तो आप कमेंट में लिखिए कि कास्ट पर्वत क्या होता है। आज अब हम आए हैं कास्ट मैदान में। अंग्रेजी में भी इसको कहते हैं कास्ट प्लेन। ये क्या है? चूना पत्थर वाले चट्टानीय क्षेत्रों में जल अपर्दन के कारण निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? कास्ट मैदान कहते हैं। चूना पत्थर से बने चट्टान जो होते हैं, जब वहां से नदियां गुजरती हैं तो उन चूना पत्थर को क्या कर देती हैं? अपने साथ घुला लेती हैं। क्या करती हैं? घुला लेती हैं और उनके कणों को निक्षेप कर देती हैं। ठीक है, चट्टान के घुलनशील कणों को क्या करती हैं? निक्षेप कर देती हैं एक जगह, और निक्षेप करके एक मैदान का निर्माण कर देती हैं, सपाट जगह बना लेती हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? कास्ट मैदान कहते हैं। तो कास्ट मैदान पहले के क्लास में भी आपको पढ़ा चुके हैं कि चूना पत्थर के जो चट्टानें हैं कहाँ पाई जाती हैं सबसे ज्यादा? तो कहाँ पाई जाती हैं? तो यूगोस्लाविया। अब आप कमेंट करके बताएंगे, अगर आपने देखा है हमारी वीडियो, अगर आप देख रहे हो तो आप बताएंगे कि यूगोस्लाविया कितने देशों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब आता है एड्रियाटिक सागर, जो इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो कास्ट मैदान के उदाहरण है। अब आते हैं जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान क्या है? नदियों के द्वारा अपने साथ लाए गए निक्षेपों को अपने आसपास छोड़ देना। क्यों? इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि नदियां जो हैं वो अलग अलग अवस्था से होकर गुजरती हैं। जब नदियां तीव्र ढाल से आती हैं तो सबसे युवा अवस्था में होती हैं और तेजी से अपरदन करते रहती हैं। लेकिन जैसे ही वो मध्य अवस्था में आती है, अपरदन की क्रिया धीरे हो जाती है, और जैसे ही मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो उसके अपरदन की क्रिया निम्न हो जाती है, और उस स्थिति में अपने अपरदित पदार्थों को अपने आसपास निक्षेप कर देती हैं। और वो आसपास निक्षेपित पदार्थों से वो क्या एक मैदान का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मैदान कहते हैं। तो इसका उदाहरण तो हम भारत में ही देख सकते हैं। कहाँ पे है इसका उदाहरण? तो आप देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्रा मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्रा मैदान। उसके बाद मिसिसिपी मैदान। मिसिसिपी नदी के बारे में आपको पहले पूछ लिए, अब बता पाए तो ठीक है, नहीं तो हम बता रहे हैं ये अमेरिका में है। वोल्गा रिवर कहाँ है? तो वोल्गा रिवर रसिया में। और डेन्यूब जो है यूरोप की नदी है। तो ये सारी नदियां हैं जो क्या करती हैं? जलोढ़ मैदान के निर्माण करती हैं। तो भारत में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल गंगा की मैदान, गंगा के द्वारा बनाए गए मैदान। उत्तर प्रदेश के मैदान जो हमारा मैदानी भाग वो प्लेन है। क्यों? गंगा के द्वारा लाए गए जो हमारे अवसाद हैं उससे बने हुए मैदान है। तो इसीलिए गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो मैदान है हमारा, वो जलोढ़ मैदान है। ठीक है, अब आते हैं लोएस नदी। ये लोएस क्या है? लोएस नदी नहीं है, एक्चुअली में मैदान होना चाहिए यहाँ, तो लोएस मैदान होगा। लोएस मैदान तो बालू रेत के निक्षेप, जो बालू और रेत के निक्षेप होते हैं किसके द्वारा? तो हवा या पानी दोनों के माध्यम से क्या हो सकता है? बालू और रेत का निक्षेप होता है, और इसमें परत का अभाव होता है। जो बालू का हवा के माध्यम से निक्षेप हो जाए, ठीक है, मतलब दूर दूर तक बालू एक प्लेन मैदान की तरह बना ले उसके निक्षेपन के कारण, तो उसका निक्षेपन का जो माध्यम है वो हवा है या तो पानी है। इनके कारण क्या होता है? एक मैदानी हिस्सा बना लेता है, पूरे दूर दूर तक मैदानी हिस्सा का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह को हम क्या कहते हैं? लोएस मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? लोएस मैदान कहते हैं। उत्तरी चीन
और तुर्कमेनिस्तान इसका मुख्य उदाहरण है। उत्तरी चीन का मैदान और तुर्कमेनिस्तान के मैदान, बलुआई मैदान, इसका उदाहरण है। अब हम लोग इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाग 6, मतलब इसी के टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग। याद दिलाते रहे कि मैदान के प्रकार पढ़ रहे हैं, और मैदान के प्रकार में हम छठे प्रकार में जा रहे हैं, और वो है लावा का मैदान, या उसी को कहते हैं ज्वालामुखी। तो जो लावा का मैदान है वो कैसे, तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण लावा के मैदान का निर्माण होता है। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है और उससे निकलने वाली मैग्मा विस्तृत रूप से फैल जाती हैं और एक सपाट जमीन का निर्माण कर लेती, सपाट भूमि का निर्माण कर लेती हैं, और वो सारे कैरेक्टर उसके अंदर पाए जाते हैं जो एक मैदानी भाग में पाया जाता है। तो उस तरह के मैदान को हम ज्वालामुखी मैदान कहते हैं। ठीक है, यह उसको लावा का मैदान कहते हैं। इसका उदाहरण आप भारत के दक्कन का पठार देख सकते हैं कि दक्कन का पठार एक मैदानी हिस्सा है और वो लावा से निर्मित है। और जावा द्वीप इंडोनेशिया को भी देख सकते हैं इसके उदाहरण के रूप में हम लोग। अब चलते हैं मरुस्थल। मरुस्थल में चलते हैं, अगला पार्ट लावा के मैदान। तो अब मतलब मैदानों का हमने पूरे प्रकार को पढ़ लिया। ठीक है, तो जो हमारा अध्याय चल रहा है महाद्वीप एवं प्रमुख प्रायद्वीप, भूपटल के विभिन्न उच्चावच, तो भूपटल के विभिन्न उच्चावच में पर्वत, पठार, मैदान को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं मरुस्थल की ओर। अब देखते हैं कि मरुस्थल का निर्माण कैसे होता है, यह मरुस्थल किस तरह की होती हैं। तो पहले तो ये देख लें कि मरुस्थल का कहाँ पे मरुस्थल का निर्माण है, और वो मरुस्थल का निर्माण होता कैसे है, हमारे भूभाग पे मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, बोल रहा है शुष्क व अर्धशुष्क भाग है। मतलब मरुस्थल वाला जो भाग देखेंगे हमारे अगर विश्व मानचित्र में, तो हम इसीलिए हमेशा आपसे अनुरोध करते रहते हैं कि आप अपने पास एक एटलस रखिए और एटलस देखना सीखिए कि कहाँ, खास करके आप इसमें देखेंगे जो हम समझा रहे हैं, अपने एटलस को सामने रख के और इसको समझिए तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि मरुस्थल का निर्माण कैसे होता है। तो शुष्क व अर्धशुष्क भाग है पे इसका निर्माण होता है। शुष्क व अर्धशुष्क भाग में इसका मुख्यतः निर्माण होता है। मुख्यतः उपोष्ण उच्च दाब वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मुख्यतः जो मरुस्थल का निर्माण होता है वो उपोष्ण उच्च दाब के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ, उपोष्ण उच्च दाब के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब आपको इसको समझने के लिए हमारी पृथ्वी के दाब पेटियों को समझना होगा, या हमारे पृथ्वी के ताप पेटियों को समझना होगा। अगर आप पृथ्वी के ताप पेटियां और दाब पेटियों को समझ पाते हैं तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि मरुस्थल का निर्माण किन जगहों पे होता है और मरुस्थल का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक, तो हम ना, क्योंकि ये तो अलग से हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि जो मरुस्थल का निर्माण होता है उसमें कोई एक कारक अपनी पूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। तो इसमें जो भूमिका निभाने वाले कारक हैं हमारे पास, तो वो कारक हैं कौन कौन से, एक तो हवा का दिशा, ठीक है, दूसरा हमारा जो है वो, एक तो हमने बताया, एक तो दाब पेटियां, तीसरी हमारे पास जो है ताप पेटियां, और जलधाराएं, और हवा की गति तो हमने आपको बता ही दिया, और जलधाराएं भी इसमें अहम भूमिका निभाती हैं। तो एक एक करके थोड़ा सा एक मतलब रफली हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हम पेटियां पढ़ने वाले हैं, दाब पेटियां या ताप पेटियां, वो अलग से हम पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी आप विश्व में, अगर आप मैप पे ध्यान से देखोगे तो उसमें जितने भी मतलब मरुभूमि है हमारे पास या मरुस्थल है, वो कहाँ पे उनका निर्माण होता है, तो 23.5 या हम बताइए, देख रहे हैं आप, ये जो हमारा है 0 डिग्री विषुवत रेखा है। ठीक है, तो विषुवत रेखा से आप ऊपर चले जाइए और 23 से लेके 35 डिग्री तक, या 30 से 35 डिग्री तक आएंगे। 30 से 35 डिग्री, ये 30 से जो 35 डिग्री हमारे पास है, कहाँ से, तो विषुवत रेखा के ऊपर 30 से 35 डिग्री जाएंगे तो आप जाएंगे कहाँ, यहाँ
23 और ये 35। तो ये 23 और 35 के बीच ही ऊपर और नीचे दोनों साइड में, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों पे जाएंगे तो सबसे सारे मरुस्थल आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं। ठीक, तो आप हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 23 और 35 जो आप दिखा रहे हैं हम आपको 23 या 30 से 35 के बीच की जो पेटी है हमारी पृथ्वी की, तो ये यहाँ पे हमने इसको बनाया 23 से 35 के बीच, इसी को कहते हैं हम उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। ठीक, तो जितनी भी मरुस्थल हैं हमारे पास वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से देश हैं जो हमारे उपोष्ण उच्च दाब की पेटी में आते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से देश हैं। तो कौन से देश है, सबसे पहले यहाँ पे चले तो हम उत्तर अमेरिका में, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दो है, एक तो हमारे पास है चिहुआहुना, क्या नाम है इसका, चिहुआहुना का मरुस्थल, और दूसरा हमारा जो है इस साइड पे आप देख रहे होंगे ये मैक्सिको के आसपास है, मतलब उत्तर अमेरिका यूएसए में है, इसको कहते हैं ग्रेट बेसिन मरु, क्या कहते हैं, ग्रेट बेसिन मरुस्थल। और ये दो मरुस्थलीय भाग से मिलकर बना है, एक है मोजावे का मरुस्थल, एक है मोहावे का मरुस्थल। तो आप उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे कि इन मरुस्थल का जो जितने भी हमारे विश्व में मरुस्थल हैं वो कहाँ पे हैं, तो हमारे 23 से लेके 35 की पेटी में है। और यही 23 से, तो सबसे पहले तो आप पेटी समझ लीजिए कि ये हमारा विषुवतीय पेटी है, या इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी है। दाब के आधार पे अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, अभी मतलब इसमें हम इतना ज्यादा क्लास लंबा नहीं ले जा सकते। हम लोग जहाँ पे मॉनसून पढ़ेंगे या दाब की पेटियां पढ़ेंगे वहाँ एक एक करके हम इन दाब की पेटियों को अध्ययन करेंगे। तो आप देख लीजिए एक बार, सिर्फ ये हमारा है, इसका कारण बताएंगे कि क्यों ये निम्न दाब की पेटी कहलाती है, क्यों ये उच्च दाब की पेटी है, फिर क्यों ये निम्न दाब की पेटी है और ये उच्च दाब की पेटी। तो इसके लिए हम एक अलग क्लास लेने वाले हैं आपका, तो अभी आप रफली समझिए ताकि आप मरुस्थल के निर्माण को समझ सके। तो यहाँ पे क्या है, ये तो हमारा एक निम्न दाब की पेटी है, और इसके ऊपर जाएंगे तो क्या है, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, और इसके और भी ऊपर जाएंगे, मतलब 45 से लेकर 66 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में ये कहलाते हैं ध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, और 90 डिग्री ऊपर है ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। इसी तरह आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ये जिस तरह आपने उत्तरी गोलार्ध में इन पेटियों को बांटा है, उसी तरह आप दक्षिणी गोलार्ध में भी इन पेटियों को बांटेंगे। अब निम्न दाब और उच्च दाब आगे पढ़ेंगे तो जितनी भी ये मरुस्थल हमारे हैं वो कहाँ पे हैं, तो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी पे हैं, या 23 से लेके 35 डिग्री पे हैं, ये बात ध्यान रहे। इसका रीजन भी अभी थोड़ी देर में ही बताएंगे, लेकिन आप यहाँ पहले देख लेते हैं कि वाकई में ऐसा है। तो देख रहे हैं कैसे है, ये 23.5 है, अगर हम थोड़ा नीचे आ जाए यहाँ तक तो मान लेते हैं यहाँ 35 डिग्री हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध का। ये हमारा विषुवत रेखा है, तो ऊपर अगर चले जाएं यहाँ 23.5 पे है, कौन सा है, कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा से ऊपर अगर चले जाएं 35.5 डिग्री तो दिख रहा है कि जितने मरुस्थल हैं 35 डिग्री पे ये सब यहाँ पे हैं। जैसे अभी हम बताए चिहुआहुना का मरुस्थल अमेरिका में है, इसी तरह ग्रेट बेसिन मरुस्थल, या तो इसे मोजावे या मोहावे का मरुस्थल कहते हैं, ये कहाँ पे है, तो ये अमेरिका में है। इसी तरह अगर हम ये नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका अगर आते हैं तो इसी पेटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा अटाकामा के मरुस्थल, इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा पेटागोनिया का मरुस्थल। और फिर अगर हम अफ्रीका में जाते हैं और ऊपर मतलब उत्तर की पेटी में जाते हैं, मतलब नॉर्थ वाले पेटी में जाते हैं, और उपोष्ण उच्च दाब वाली पेटी में, मतलब हम अभी आपको यही बार बार बताएंगे कि भूमध्य रेखा से ऊपर 23 से लेके 35 डिग्री के पेटी में अगर चलते हैं तो ये पेटी कहाँ पे है, तो ये पेटी आपको अफ्रीका में दिख रहा होगा। तो अफ्रीका के उत्तरी हिस्से पे आप देखिए यहाँ सहारा का मरुस्थल है पूरा, तो ये सहारा का मरुस्थल भी इसी पेटी में है। फिर आगे चलें तो यहाँ हमारा सऊदी अरबिया है, मतलब अरबियन देश है यहाँ पे। तो अरबियन देश में आप देख सकते हैं
कि सबसे पहले यहाँ सऊदी अरब में दो जो हमारा है मरुभूमि है या मरुस्थल है, पहले का नाम है नाफुदा और दूसरे का नाम है अरब अल खाली। क्या है? अरब अल खाली और नाफुदा। और यहाँ से आगे बढ़े ईरान में, तो ईरान भी इसी पेटी में आता है और ईरान में है दस्ते लूट। क्या है? ईरान में है दस्ते लूट। ठीक है, दस्ते लूट और दस्ते कबीर। दस्ते लूट और दस्ते कबीर हमारे ईरान में दो हैं। हालांकि यहाँ जगह ज़्यादा नहीं होने की वजह से हमने यहाँ नहीं लिखा, तो आप मेरे साथ जब हम बता रहे हैं आपको, आप नोट कर लीजिएगा कौन से हैं। तो यहाँ है दस्ते कबीर और दस्ते लूट। कहाँ के मरुस्थल हैं? तो ये ईरान के मरुस्थल हैं। और भारत में आप जाएंगे तो भारत भी इसी पेटी में है। भारत के राजस्थान जो है इसी पेटी के अंदर आता है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? तो थार का रेगिस्तान, यह थार मरुस्थल है। और फिर ऊपर जाएंगे तो हमारा गोबी का मरुस्थल है। तो मुख्यतः जो भी आपको मरुस्थल हमको देखने को मिलते हैं, मरुभूमि देखने को मिलते हैं, वो उपोष्ण उच्च दाब वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो आपको तो सबसे, और हाँ ऑस्ट्रेलिया का छूट गया, तो ऑस्ट्रेलिया का भी आप देखेंगे हमारे पास जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ पे तीन ऐसे मरुस्थल हैं, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जितनी भी मरुस्थल हैं सब, तो एक तो आप ये देख रहे होंगे इसमें एक चीज कॉमन मिल रहा होगा कि ज्यादातर मरुस्थल इसमें सारे किधर हैं? तो हमारे पश्चिमी साइड में दिख रहे होंगे। कहाँ पे? सब पश्चिमी साइड में, पूर्वी साइड में कम होंगे। तो इसके पीछे तो हम एक लॉजिक और भी है समझने के लिए कि इसमें जलधाराओं की भी अपनी भूमिका है। जलधाराएं खास करके कौन सी जलधाराएं? तो गर्म नहीं, ठंडी जलधाराएं। जहां से गर्म जलधाराएं जाती हैं, जहां से गुजरती हैं, तो गर्म जलधाराएं वाष्पित होकर उस जगह पे बारिश करा देती हैं, जिसके वजह से वहां मरुभूमि का निर्माण नहीं होता। लेकिन जहां जहां ठंडी जलधाराएं जाती हैं वहां मरुभूमि का निर्माण होता है, क्योंकि वहां वाष्पीकृत नहीं हो पाती जल। तो वहां की हवाएं जो है कम आर्द्र होने के कारण वहां बारिश नहीं हो पाती। तो आप देखिएगा, यहाँ से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि मरुस्थल इस साइड पे क्यों है ज्यादातर। तो देखिए, जो ये आप देखेंगे, अभी तो खैर जलधारा जो हम आपको एक अलग टॉपिक है, इसी का भाग है जलधारा, लेकिन आपको यहाँ कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखेंगे जो ये वाला हिस्सा जो हमारे पास ग्रेट बेसिन मरुस्थल है, मोजावे और मोहावे का मरुस्थल है, ये वाला हिस्सा, यहाँ से एक ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है जिसका नाम है कैलिफोर्निया की जलधारा। और ये ठंडी जलधारा जब यहाँ से प्रवाहित होती है तो यहाँ से इस पेटी में हवाएं किधर को चलती हैं, ये आप पहले देखिए। 23 से लेके 23 और 35 के बीच में आप देख सकते हैं जो हवाएं हमारी कहाँ पे, इस हवाओं का प्रवाह कहाँ है। तो पहले आप ना सारे हवाओं को देखिए। इनमें आप ये देखिए भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से अगर हम ऊपर के तरफ जाते हैं 23 से 35 के, और 23-35 और 0 से 10 के बीच, 0 से 10 के बीच हम भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। निम्न दाब इसलिए कहते हैं कि सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा इस पेटी पे पड़ती है, जिससे यहाँ की हवाएं क्या हो जाती हैं, ऊर्जा प्राप्त करके ऊपर की ओर उठ जाती हैं, ऊर्जा प्राप्त करके ऊपर की ओर उठती हैं। और ये हवाएं कहाँ पे गिरती हैं? फिर जाके ये हवाएं फिर यहाँ जब ये पूरे के पूरे जगह निम्न दाब बन जाती हैं, तो ये उच्च दाब की हवाएं निम्न दाब की तरफ आना शुरू कर देती हैं। मतलब हवाओं का चलना कहाँ होता है? तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ये हवाएं कहाँ प्रवाहित होती हैं? इधर को प्रवाहित हो रही होती हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 30 से 35 के बीच हवाएं किधर को मूव कर रही हैं? तो हवाएं इधर को मूव कर रही हैं, देख रहे हैं। तो ये 30 और 35 के बीच ही हमारा कैसा है, एक उच्च दाब का निर्माण होता है। तो आप इस पेटी से समझने की कोशिश करिए कि ये जो जल धाराएं हैं, सबसे पहली बात कि जो जल धाराओं का प्रवाह होता है उसमें हवा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हवाएं उस पर धक्का देकर जल धारा को प्रवाहित करने में मदद करती है। ठीक, तो आगे देखिए कि ये यहाँ पे जो हमारे पास मरुस्थलीय भाग है, ये मरुस्थलीय भाग
कैलिफोर्निया की जलधारा आप देख रहे होंगे, ये एक ठंडी जलधारा है जो यहाँ से प्रवाहित हो रही है। इसको कैलिफोर्निया की जलधारा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ठंडी जलधारा है जब ये प्रवाहित होती है, क्योंकि ठंडा है तो इस वजह से अपने साथ यहाँ वाष्पित नहीं होती ज़्यादा, जिससे यहाँ से चलने वाली हवाएं अपने साथ क्या नहीं ले पाती हैं, आर्द्रता ग्रहण नहीं कर पाती, और यहाँ पे बारिश नहीं ना के बराबर होती है, यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, जिससे एक मरुस्थल का निर्माण होता है। और यही आप यहाँ पे देखेंगे दक्षिण अमेरिका में अटाकामा और पेटागोनिया, खास करके आप यहाँ देखेंगे अटाकामा का मरुस्थल। अटाकामा के मरुस्थल में यहाँ एक पेरू, क्या है पेरू, यहाँ पे जो क्या हो रहा है, तो जलधारा एक यहाँ है जो पेरू की जलधारा, और पेरू की जलधारा एक ठंडी जलधारा है, और जिसके वजह से यहाँ वाष्पीकरण नहीं होता, और यहाँ पे भी एक क्या है कि यहाँ पे भी एक मरुभूमि का या मरुस्थल का निर्माण है। और इसी को आप यहाँ देख सकते हैं अफ्रीका में। तो आप दक्षिण अफ्रीका में चलिए नीचे की तरफ, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में, तो यहाँ पे दो मरुस्थल हैं। एक तो नामीब के मरुस्थल है नामीबिया में, और एक कालाहारी का मरुस्थल। तो नामीब का मरुस्थल और कालाहारी का मरुस्थल, और यहाँ से भी एक ठंडी जलधारा का प्रवाह, ठंडी जलधारा यहाँ से प्रवाहित होती है, जिसको कहते हैं बेंगुएला की जलधारा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जलधाराएं, जहाँ जहाँ ठंडी जलधाराएं हैं, जस्ट उसके बगल में क्या हो रही है कि एक मरुस्थलीय भाग का निर्माण हो रहा है। फिर चलते हैं ऊपर, और सहारा को ध्यान से अगर देखेंगे तो सहारा जो डेजर्ट है या मरुस्थल है, यहाँ भी क्या है, एक कैनरी की जलधारा है, कैनेरी की जलधारा, जो एक ठंडी जलधारा है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या नहीं हो पाता, वाष्पीकरण नहीं हो पाते अच्छे से, इन जल के वाष्पीकरण, और इससे वजह से यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। लेकिन वजह एक हमेशा नहीं होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है। ये तो हम आपको जलधाराओं को जोड़कर और इसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, हर ज्यादातर मरुस्थलों को देख रहे हैं, सब किधर को है, तो पश्चिम की तरफ है, पूर्वी और नहीं है, सारे मरुस्थल पश्चिम की तरफ हैं। इसके कारण में हम आपको जलधारा को बता रहे हैं। हालांकि मरुस्थल को बनने में सिर्फ जलधारा का रोल नहीं है, और कई फैक्टर्स हैं, तापमान भी एक फैक्टर है इसमें, हवाओं का दिशा भी इसमें एक फैक्टर है। तो आप सिर्फ एक फैक्टर पे ध्यान नहीं देंगे, और आने वाले समय में धीरे धीरे हम सारे फैक्टर को पढ़ेंगे। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया की जो मरुस्थल है, तो यहाँ पे एक जलधारा है। उस जलधारा को आप देखेंगे तो इसको कहते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन जलधारा। क्या कहते हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन जलधारा एक ठंडी जलधारा है, जिसके वजह से इस पूरे हिस्से पे मरुस्थल का निर्माण है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है जलधाराएं मरुभूमि या मरुस्थलीय भूमि को बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। और आज इस टॉपिक मरुस्थल को बनने में इतना आपको हमने अभी बताया है, और धीरे धीरे कई जगह ऐसे आएंगे जहां मॉनसून को पढ़ेंगे, वहां भी आपको हम मरुस्थल के निर्माण को लेकर बताते रहेंगे। लेकिन आपको ये शब्द नहीं भूलने हैं कि मुख्यतः मरुस्थल का जो निर्माण होता है वो उपोष्ण उच्च दाब वाले क्षेत्र में पाया जाता है। जितने भी मरुस्थल का निर्माण होता है इन्हीं क्षेत्र में होते हैं, या तो वो उत्तरी गोलार्ध का वो क्षेत्र हो, या वो फिर दक्षिणी गोलार्ध का वो क्षेत्र हो। और अगला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का, भूपटल के विभिन्न उच्चावच में, वो है द्वीप। क्या है, द्वीप। तो द्वीप के बारे में आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि द्वीप किसे कहते हैं। ऐसा भूभाग, वो भूमि का वो छोटा हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्वीप कहते हैं। तो ये द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ होगा, अलग अलग तरीके से द्वीपों का निर्माण हुआ है, और इसके आधार पे हम द्वीपों के प्रकार को पढ़ेंगे। द्वीपों के निर्माण के आधार पे इसके प्रकार को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा विवर्तनिक द्वीप, प्लेटों का अपसरण या अभिसरण की क्रिया में द्वीपों का निर्माण। पता है दोस्तों, जब प्लेट आपस में टकराती हैं या आपस में दूर जाती हैं,
तो वहाँ पे कुछ निर्माणकारी क्रियाएं होती हैं और उस निर्माणकारी क्रिया का ही प्रतिफल जो है वो क्या है, वो द्वीप है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है, इसको पढ़ते हैं हम लोग कि प्लेटों के अपसरण अभिसरण प्लेटों में दरार तथा भ्रंशन के कारण होता है। तो इनका जो निर्माण है कैसे होता है, प्लेटों को दूर जाने के कारण, इससे मैग्मा का बाहर आना, मैग्मा जब बाहर आता है तो वो जमने के बाद एक द्वीप का निर्माण कर सकता है। या फिर अंतर्जात बल में आप पढ़ा चुके हैं कि अंदर से लगने वाले बल, महासागरीय प्लेटों में अंदर से लगने वाले बल उस जमीन के हिस्से पे या तल पे एक उभार ला देता है, और वो उभार कभी कभी क्या होता है, पानी से ऊपर की ओर आ जाता है, तो वो भी एक द्वीप का निर्माण कर लेता है। और फिर और कैसे होते हैं निर्माण इनके, तो इनके निर्माण प्लेटों में दरार आने से भी होता है। हालांकि दरार जो है वो दो ही प्रक्रिया से आते हैं, या तो अपसरण हो रहा होता है या तो अभिसरण हो रहा होता है, तभी ये दरार आते हैं इसके अंदर। अगर और अच्छे से इसको समझना चाहते हैं कि कैसे निर्माण होता है, तो आप समझिए कि या तो हमारी प्लेटें क्या हो रही होंगी, अभिसरित हो रही होंगी, एक दूसरे के करीब यहाँ पे आ रही होंगी, तो प्लेट आपस में क्या कर रही हैं, टकराती हैं प्लेटें। तो जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो यहाँ आपको बताए थे सबडक्शन होता है, और यहाँ पे फिर क्या होता है कि मैग्मा ये पिघल जाने के बाद जो ये जो भारी वाला प्लेट है वो अंदर की तरफ धंसता है, और यहाँ से मैग्मा निकलने के बाद एक द्वीप का निर्माण कर लेता है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि ये प्लेट किस तरह के प्लेट होने चाहिए। तो जब आपको हम प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि इसमें जो प्लेट होना चाहिए, या तो दोनों ही कैसे, दोनों ही महासागरीय प्लेटों का टकराव होना चाहिए, या तो फिर एक महासागर और एक महाद्वीपीय प्लेटों का टकराव होना चाहिए। दोनों महाद्वीपीय प्लेट टकरा के और वो द्वीप का निर्माण नहीं करते। ठीक है, अब आगे चलिए। तो उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में आपको ऐसे कई द्वीप देखने को मिलेंगे जो इन प्रक्रियाओं से ही बने हैं। तो वो पहला प्रशांत महासागर, और दूसरा अगर हम चलें तो अटलांटिक महासागर में भी देखेंगे, जहां वेस्ट इंडीज हमारा बेस्ट उदाहरण होगा, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे कई द्वीप बने हुए हैं, जैसे क्यूबा, हिस्पैनियोला और प्यूर्टो रिको। इस तरह के द्वीप जितने भी हैं वो आप देख सकते हैं किसका उदाहरण है, तो ये या तो अभिसरण या अपसरण। तो ये किसके उदाहरण है, अब देखिए अटलांटिक महासागर है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अटलांटिक महासागर में यहाँ कई कटक हैं, ये पूरे सीरीज से यहाँ कटक का निर्माण। अब मन में हो रहा होगा कि कटक क्या है, तो जैसे हम पर्वत का अध्ययन करते हैं उसी तरह अगर समुद्री तल में अगर पर्वतों का निर्माण होता है तो उसे हम कटक कहते हैं। और वो समुद्री तल में, जैसे ये हमारा क्या है अटलांटिक महासागर है, तो यहाँ समुद्री तल में क्या होता है कि ये दोनों अपसरित हो रहे हैं, यहाँ पे ये जो है एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये दोनों प्लेट आपस में दूर जा रही हैं। तो दूर जाने के क्रम में क्या होता है कि यहाँ पे मैग्मा निकलती हैं, मैग्मा जब निकलती हैं उनके जमाव के कारण एक पर्वत श्रृंखला के रूप में, मतलब सागर के अंदर अंतः सागरीय पर्वत का निर्माण हो जाता है, और वो अंतः सागरीय पर्वतों को ही हम कटक कहते हैं। ठीक, और वो कैसे होते हैं, एक पूरी श्रृंखला बनी हुई है कटक के यहाँ पे। तो वो कटक, तो वहां जो कटक, और जब वह उस कटक का सिर ऊपर दिखता है, पानी से जब ऊपर आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, वो द्वीप का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पे है वेस्ट इंडीज में जितने भी हैं वो हैं क्यूबा, हिस्पैनियोला और प्यूर्टो रिको। और फिर प्रशांत महासागर में आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में तो बहुत सारे द्वीप हैं, इसमें तो द्वीप बनते ही रहते हैं। फिलीपींस भी इसका एक उदाहरण है, और जापान तो देखिए कई द्वीपों से मिलके बना हुआ है। ठीक है ना, होक्काइडो, होन्शु और क्यूशु द्वीप से मिलके बना हुआ है। तो ये सारे द्वीप है। इंडोनेशिया तो द्वीपों का समूह है, वो तो कई द्वीपों से मिलके बना हुआ है। तो ये सब प्रशांत महासागर में कैसे हो रहे हैं द्वीपों का निर्माण, तो ये कैसे हो रहे हैं,
तो ये अभिसरण के कारण हो रहे हैं, प्लेटों के अभिसरण के कारण हो रहे हैं। और फिर आगे चलें और देखते हैं हम लोग द्वीप में दूसरे प्रकार के द्वीप, नदी निक्षेप से बने द्वीप। कुछ ऐसे द्वीप हैं, पहला द्वीप तो हम लोग विवर्तनिक द्वीप पढ़ लिए, जहां विवर्तन के कारण द्वीपों का निर्माण होता है। तो विवर्तन में हम आपको बता दिए कि विवर्तन में क्या होता है, ये तो प्लेट्स के अभिसरण के कारण बनते हैं। तो प्लेट के अभिसरण कहाँ सबसे ज्यादा हो रहा है, इस क्षेत्र में अभिसरण हो रहा है। तो इन क्षेत्र में जितने भी द्वीप बनेंगे वो अभिसरण के कारण बनेंगे, इस साइड और इस साइड दोनों। फिर बताया कि अपसरित होने के कारण भी बनते हैं, तो यहाँ अपसरित होंगे जिससे कटक का निर्माण होगा, कई द्वीपों का निर्माण हो जाएगा यहाँ पे। और दोनों उदाहरण आपको हम दे चुके, एक तो प्रशांत महासागर में जो बनने वाले हैं और एक वेस्ट इंडीज में जितने भी बने हुए हैं यहाँ पे, वो कैसे बने हुए हैं, तो वो उसके अपसरण के कारण बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं, उसके अपसरण के कारण, दो प्लेटों के बीच दरार आने के कारण। ठीक, तो ये बात आप लोग समझ चुके हैं। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 में, द्वीप के पार्ट 2 में चलते हैं। यहाँ है नदी निक्षेप से। नदी निक्षेपों से भी द्वीपों का निर्माण होता है। जब नदियां क्या करती हैं, गाद ला के और बड़े एक उच्चावच बना देती हैं, उच्च भूमि के रूप में एक बड़ा बड़ा सा उच्चावच का निर्माण कर देती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं माजुली द्वीप असम में जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप है, जो किस नदी से निर्मित है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी से निर्मित है। इसमें क्या है कि अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं नदियां, और वो सेडिमेंट्स को जमा कर देती हैं। क्या करती हैं, जमा करती हैं, और उससे एक द्वीप के आकार का निर्माण हो जाता है। तो उसी क्रम में हमारी जो ब्रह्मपुत्रा नदी है इस तरह के द्वीप का निर्माण की है, और वो द्वीप क्या है, तो माजुली द्वीप है। अब तीसरा जो है वो है अपर्दन मूलक द्वीप। अपर्दन मूलक, जैसे हमारे चट्टान है तो क्या हो जाते हैं, पानी के बहाव के कारण अपर्दित हो जाती हैं। तो इसी तरह कई हिम चट्टानें होती हैं, हिम आच्छादित क्षेत्र होते हैं, जहां पानी के बहाव के कारण वो अपर्दित हो जाती हैं चट्टानें कुछ। तो वो चट्टानें और कुछ उसके अवशेष बच जाते हैं। अब मतलब अपर्दित चट्टान के अपर्दित होने के बाद कुछ उसके अवशेष बच जाते हैं। उस अवशेष, जो बचा हुआ अवशेष होता है, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं अपर्दन मूलक द्वीप। अपर्दन मूलक द्वीप का अगर उदाहरण हम देखें तो अपर्दन मूलक द्वीप में हमारा उदाहरण के रूप में आप ग्रीनलैंड को ले सकते हैं। अब आप दिखा दें कि ग्रीनलैंड कहाँ है, ये ग्रीनलैंड है। तो इसमें जो आसपास जो नदियों का बहाव होगा या जल बहाव होगा, ये जल बहाव क्या करी कि आसपास काट दिया और अपर्दित भाग इधर उधर चली गई, और अवशेष वाली भाग शेष यहाँ पे रह जाती है, और उसी से अपर्दन मूलक द्वीप का निर्माण हुआ। और वही अपर्दन मूलक द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड। अब आप बताएंगे, आपसे ये कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये जो ग्रीनलैंड है वो किस देश का है। अब फिर चलते हैं 4 नंबर और ज्वालामुखी द्वीप। अब बताएं कि ज्वालामुखी द्वीप मध्य अटलांटिक कटक पे आप जाएंगे तो वो ज्वालामुखी द्वीप है। कहने का मतलब यहाँ पे एक कटक का निर्माण हो रहा है, प्लेट दूर दूर जा रही है, ये अटलांटिक महासागर में आप आएंगे तो अटलांटिक महासागर को क्या कहते हैं हम लोग, ये फैलता हुआ महासागर है। क्या, फैलता हुआ महासागर। तो जब फैल रही है, प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो प्लेटों के बीच गैप बन रहा है, क्रैक्स हो रहे हैं। जो वो गैप बन रहा है, उन गैप में क्या होता है, मैग्मा का उद्गार होता रहता है। और वो मैग्मा का उद्गार जो देखिए, समझिए कि 2 प्लेट जो है हमारे अटलांटिक महासागर की, वो दूर जा रही है। दूर जाने के बाद प्लेट के अंदर से क्या है, मैग्मा बाहर आ रही है, और वो मैग्मा कटक के निर्माण कर रही है, मतलब अंतः सागरीय पर्वत के निर्माण कर रही हैं। और वो ऐसे जब वो कभी क्या है कि जल से ऊपर, उसके सिर जो है जल से ऊपर आ जाए, तो वही द्वीप का निर्माण कर लेती हैं, और वही ज्वालामुखी द्वीप कहलाती हैं। तो वो ज्वालामुखी द्वीप क्या है, तो मध्य अटलांटिक कटक जितनी है वो मध्य, और उसके बाद हवाई द्वीप आप ले लीजिए, और क्या है, एल्यूसियन द्वीप ले लीजिए, ये ज्वालामुखी द्वीप है। तो एक तो दूर जाते समय और एक तो पास आते समय भी
बताया कि इन जो द्वीपों का निर्माण है, एक प्लेट को एक सागरीय प्लेट होना चाहिए, एक कैसा होना चाहिए, एक महाद्वीपीय प्लेट होना चाहिए। तो प्रशांत महासागर में आप जाएंगे, इस क्षेत्र में जाइए, इस क्षेत्र में ये क्या है, ये पूरा का पूरा एशियन क्षेत्र है, यहाँ पे रसिया भाग है इसका, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या है, यहाँ आप देखेंगे तो यहीं पे हमारा एल्यूशियन द्वीप है, किसका है, तो ये रसिया का है, ठीक है, एल्यूशियन द्वीप। तो ये इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो ज्वालामुखी निर्माण हुआ है। इस भाग पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी होता है ना। ये कहते हैं पेरिफेरी ऑफ पैसिफिक ओशियन, पेरिफेरी ऑफ पैसिफिक ओशियन पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी का निर्माण होता है, और यही ज्वालामुखी उद्गार ज्वालामुखी या बोल ज्वालामुखी निर्माण का के प्रक्रिया से हमारा एल्यूशियन द्वीप बना है। तो एल्यूशियन द्वीप कहाँ है, तो ये प्रशांत महासागर में है। अब चलते हैं 5 नंबर पे। अब 5वें नंबर पे है प्रवाल द्वीप। द्वीप के 5वां प्रकार, पहला प्रकार क्या था, विवर्तनिक द्वीप। दूसरा क्या था, नदी निक्षेप से बने द्वीप या सागरीय लहरों से बने द्वीप। तीसरा में है अपर्दन मूलक द्वीप, जो ग्रीनलैंड उसका बेस्ट उदाहरण है। 4 नंबर पे है ज्वालामुखी द्वीप, इसका उदाहरण है मध्य अटलांटिक, हवाई द्वीप और एल्यूशियन द्वीप। ये सब ज्वालामुखी द्वीप है। क्यों, ज्वालामुखी तो दो तरीके से निकलता है, या तो प्लेट को टकराने से या प्लेट को दूर हटने से, प्लेटों के बीच में दरार आने से। तो इन्हीं के उदाहरण पे आप देख सकते हैं, ये हमारे 3 द्वीप का निर्माण हुआ है। प्रवाल द्वीप क्या होते हैं, ये जो आपको उष्णकटिबंधीय सागरों में ऐसे महाद्वीप के मतलब वैसे महाद्वीप जो कहाँ किसके बीच पाए जाए, तो वो उष्णकटिबंधीय सागरों में। महाद्वीप मगन तट। अब सोचिए कि उष्णकटिबंधीय कहाँ है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चले जाएं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये हमारा है। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जितने भी महाद्वीप हैं, ये हम देख सकते हैं, जो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इसमें जितने ये यहाँ से यहाँ तक पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और इनके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनके मग्न तट हैं, हमारे जो महाद्वीप हैं इसके तट, मग्न महाद्वीपों के मग्न तट मतलब महाद्वीप के तट का वो हिस्सा जो सागर के अंदर डूब गया है, जो हमारे कहाँ पे है, इस सागर में डूब गए हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि मग्न तट, सागरों के अंदर जो ये तट डूब गई हैं, और कैसे कैसे क्षेत्र में, तो वो हमारा होना चाहिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। सागर मतलब हमारे महाद्वीप के वो हिस्सा जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में डूबी हुए हैं, जबकि ज्यादा गहराई में नहीं होना चाहिए वो क्षेत्र, वो छिछले पानी का क्षेत्र होना चाहिए। तो वहां क्या होता है कि वहां मृत मूंगा के जमाव से बनती है। तो यहाँ जो अब देखिए, मृत मूंगा यहीं पे क्यों पाई जाती है, क्योंकि मूंगा को जीने के लिए एक खास टेम्परेचर होना चाहिए, उसी टेम्परेचर पे वो जी सकती है मूंगा, ठीक है। तो इसीलिए बता रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जाएंगे तो जो वहाँ छिछला पानी वाला क्षेत्र होगा, मतलब हमारा जो महाद्वीप है, महाद्वीप के मगन तट जो कम पानी के अंदर डूबा हुआ है तट, उसके तट जो छिछले पानी में है और टेम्परेचर वहाँ का तापमान अच्छा हो, तब उस क्षेत्र में मूंगा का प्रवास होता है, उसी क्षेत्र में मूंगा रहती हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि मूंगा अपने समय के साथ साथ वो मरती चली जाती है, मर जाती हैं, और मरने के बाद जो उसके खाल जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो कैल्शियम के बने होते हैं, और वो क्या होता है, मृत उनका जमाव होता रहता है। एक मूंगा जो है, देख सकते एक मूंगा है, तो एक टाइम पीरियड में मान लेते हैं एक मूंगा ऐसे है, और फिर जब और भी मूंगा आते हैं तो इसके ऊपर अपना क्या करते हैं, घर बनाते जाते हैं, कवर ऐसे बनाते हैं मूंगा। तो इस तरह के जो अपने सेल बन छोड़ देते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे मूंगा है, ऐसे निकला हुआ है मूंगा, थोड़ा इसको देखिए, ये मूंगा है, दिख रहा है। तो इसका जो सेल है वो कैल्शियम का बना हुआ है। तो एक समय के साथ ये मर जाती हैं, और इनका जो कवच है, ये वाला भाग, वो क्या होता है, डिपॉजिट होती रहती है। अब जो नई वाली मूंगा आएंगी वो क्या करेंगी, इसके ऊपर अपना
घर बना लेंगे, इसी तरह उनका भी डेथ हो जाएगा, फिर उसके ऊपर घर बनाएंगे। और इनके क्या होता है, मरने के साथ साथ जो इनके कवच कवच हैं या ऊपर वाले जो भाग हैं, सेल हैं, वो क्या होते रहते हैं, डिपॉजिट होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं। किस क्षेत्र में? तो हमारे महाद्वीपीय मगन तट पे जमा होते रहती हैं, और उससे क्या हो जाता है, एक द्वीप का निर्माण हो जाता है समय के साथ, काफी समय के बाद। तो इसका उदाहरण आप देखेंगे लक्षद्वीप। देखिए कहाँ पे है लक्षद्वीप, यहाँ पे आप अपने मैप में देखेंगे लक्षद्वीप। और बरमूडा द्वीप कहाँ है, आप बताएंगे बरमूडा द्वीप कहाँ पे है। उसके बाद आता है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ आप देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग में आइए, और पूर्वी भाग में यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ है, और ये पूरी तरीके से मूंगा से बना हुआ है। इसका मेन मुख्य उदाहरण के रूप में देख सकते हैं लक्षद्वीप, बरमूडा द्वीप, ग्रेट बैरियर। अब आता है कुछ द्वीपों का नाम, कुछ आपको द्वीप जो सबसे बड़ा द्वीप है। तो हमारे विश्व के सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है, तो वो है ग्रीनलैंड। इसका आप एरिया याद कर सकते हैं, या तो आप इस क्रम में रखे हुए हैं कि बड़े से छोटे की तरफ हम गए हुए हैं, और मात्र 4 है, सब याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये है 2,70,000 10,000 लाख 10 लाख 21,75,600 किलोमीटर स्क्वायर, 21,75,600 किलोमीटर स्क्वायर के। अब आप सोच लीजिए कि हमारा भारत कितना बड़ा है, और कंपेयर करके देखिए उसको। अब न्यू गिनी तट पे जाएंगे। न्यू गिनी कहाँ है, आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं कि आप हमको बताइए कि न्यू गिनी तट कहाँ पे है। प्रशांत महासागर में है, हिंद महासागर में है, या अटलांटिक महासागर में है। तो आप हमको बताइएगा कि कहाँ पे है न्यू गिनी का द्वीप। अब आता है बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप कहाँ है, तो बोर्नियो द्वीप आप देखेंगे इंडोनेशिया। बोर्नियो द्वीप पे 3 देश हैं, वो देश का नाम आपको हम बता रहे हैं। एक तो है इंडोनेशिया, मलेशिया और बुरनेई। इंडोनेशिया, मलेशिया और बुरनेई, ये 3 देश हैं जो किस पे बसे हुए हैं, तो वो बोर्निया द्वीप पे बसे हुए हैं। उसके बाद मेडागास्कर द्वीप, यहाँ पे दिख रहा होगा अफ्रीका के जस्ट यहाँ पे मेडागास्कर द्वीप। तो आपको समझ में आ गया कि महाद्वीप एवं प्रमुख प्रायद्वीप भूपटल के विभिन्न उच्चावच में हम लोग पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल और द्वीप को खत्म कर चुके हैं। अब हम लोगों के पास 2 और बच जाते हैं, एक तो नदी तंत्र बच जाता है, और दूसरा जल संधि बच जाता है। और इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आप हमें बताइए कि इस चैप्टर को पढ़ के आपको कैसा लग रहा है, ये कमेंट में लिखिए। और हमारे साथ भौतिक भूगोल की इस क्लास में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे सपोर्ट करिए, ताकि आने वाले समय में इसी प्रकार हम आपको भौतिक भूगोल को बेहतरीन ढंग से समझा सकें, और आपका भूगोल के प्रति आपकी रुचि को जगा सकें। जय हिंद, गुड नाइट।